सोमाली लैंड नाम तो अब तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। दुनिया का एक ऐसा इलाका, एक ऐसी ताकत कि जिसको वैसे तो दुनिया का कोई भी देश अभी तक एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मगर अब खुद वो इजराइल इसको एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज कर चुका है कि जो इजराइल पिछले 70 साल का एक लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी खुद उस दिन का इंतज़ार कर रहा है कि जिस दिन उसके आस पड़ोस के तमाम देश उसको खुशी खुशी एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। अब सवाल ये है कि ये सोमाली लैंड है क्या? इजराइल की ज़बान में कहें तो मिडिल ईस्ट के इस सबसे नए देश के अंदर ऐसी भी क्या ख़ास बात है कि जिस ख़ास बात की वजह से जहां एक तरफ इजराइल इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, इजराइल इसके ज़रिए से एक नए मुस्लिम देश की बुनियाद डाल रहा है, मगर दूसरी तरफ जब हम पूरी मुस्लिम दुनिया पर नज़र डालते हैं तो मुस्लिम दुनिया के सारे देश पिछले 34 साल से ना तो इस बात के लिए कभी राज़ी थे, और आज भी जब उन्होंने इस खबर को देखा है, इस डेवलपमेंट को देखा है, तो वो इजराइल के इस कदम से मानो गुस्से से खोले बैठे हैं। तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए, सोमाली लैंड की पूरी कहानी को जानने के लिए हम सब कुछ बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो अफ्रीका के अंदर यहाँ पर मौजूद है एक देश कि जिसको सोमालिया कहा जाता है, और इसी के बिल्कुल ऊपर इससे मिला हुआ वो इलाका मौजूद है कि जिसको हम कहते हैं सोमाली लैंड। हिस्टोरिकली अगर देखें तो 1991 से पहले ये जो सोमाली लैंड था ये भी सोमालिया का ही हिस्सा था। यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, हर तरफ वायलेंस था, लड़ाई झगड़े थे, मारकाट थी, सिविल वॉर थी। 1991 आते आते जैसे तैसे ये जो सोमाली लैंड था ये अपने आप को सोमालिया से अलग करने में, या हम कह सकते हैं कि आज़ाद करने में कामयाब हो गया। और तब से लेकर अब तक ये जो सोमाली लैंड है इसकी अपनी अलग गवर्नमेंट है, अपनी अलग आर्मी है, अपनी अलग करेंसी है, अपना अलग झंडा है, मतलब सब कुछ अलग हो चुका है। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि तमाम चीज़ें अलग हो जाने के बाद भी और 34 साल का एक लंबा पीरियड गुजर जाने के बाद भी ये जो सोमाली लैंड है इसको दुनिया का कोई भी देश, कोई भी यूएन मेंबर एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मतलब सोमालिया तो एक आम देश है जैसे दुनिया के सारे देश होते हैं, लेकिन सोमाली लैंड सब कुछ इसका अपने पास है, लेकिन दुनिया का कोई भी देश इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अलग अलग मौक़ों पर ये बेशुमार कोशिशें कर चुका है, लेकिन इसकी लगभग तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती रहीं। लेकिन फिर 2025 के बिल्कुल जाते जाते दिसंबर के आखिरी दिनों में अचानक से पूरी दुनिया के मीडिया में एक दिन एक ऐसी वीडियो सामने आती है या एक ऐसी खबर सामने आती है कि जो पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूचाल मचा कर रख देती है। ये वीडियो दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था। वीडियो में देखा जा सकता था कि इजरायली प्रधानमंत्री के बीच और जो सोमाली लैंड है उसके लीडर के बीच फोन पर बातचीत हो रही है। दोनों बड़ा खुश हैं, खूब हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे खास बात थी इस फोन कॉल की वो ये थी कि इसी फोन कॉल पर इजराइल दुनिया का वो पहला देश बन रहा था, यूएन का वो पहला मेंबर बन रहा था कि जो सोमाली लैंड को एक स्टेट के तौर पर, एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहा था। Mr. President, Mr. Prime Minister. it's good to talk to you. And before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland. खबर ब्रेक होते ही पूरे मिडिल ईस्ट में सोशल मीडिया पर इसी की चर्चाएं होने लगीं। ख़ासतौर से सोमाली लैंड से जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने लगे, जिनको लेकर ये दावा किया जा रहा था कि देखो कैसे सोमाली लैंड के लोग जश्न मना रहे हैं और इवन इजरायली झंडे को भी अपने साथ अपने जश्न में शामिल कर रहे हैं। बस उसके बाद क्या था, लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। किसी ने गद्दार कहा तो किसी ने कुछ कहा तो किसी ने जस्टिफाई भी किया। जी हाँ, जस्टिफाई। उसकी मेन वजह ये है कि इस मुद्दे पर खुद सोमाली लैंड के लोगों का भी अपना एक पर्सपेक्टिव मौजूद है। उनका कहना है कि पिछले 34 साल से हम पूरी मुस्लिम दुनिया के सामने मान्यता के लिए, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए मानो भीख मांग रहे थे। तमाम कोशिशें कर रहे थे, कोई भी हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बावजूद इसके कि हम सोमालिया से ज़्यादा स्टेबल हैं, हमारे यहाँ पर काफ़ी पीस है, सुकून है, हम सोमालिया के मुकाबले में तरक्की भी ज़्यादा कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई हमको एक देश के तौर पर मान्यता देने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन 34 साल गुजर जाने के बाद जब हमने खुद दुनिया की एक पावर को कन्विंस कर लिया और वो हमको जब रिकॉग्नाइज कर रहा है तो हमारे ऊपर गद्दार और न जाने कौन कौन सी बुरी चीज़ों की मुहर लगाई जा रही है। अब सोमाली लैंड का इजराइल की तरफ से अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने का ये जो फैसला है ये उसके हक में अच्छा साबित होगा या बुरा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो मेन सवाल है वो ये कि आखिर इजराइल ने ऐसा क्यों किया।
छोटे और कमज़ोर से दिखने वाले सोमाली लैंड से इसराइल को क्या फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं और हाँ, बड़े बड़े फ़ायदे हैं। फ़ायदों की लिस्ट में सबसे पहला नंबर तो खुद फ़िलिस्तीनी लोगों का है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जब किसी दौर में ये बातचीत चल रही थी कि गाज़ा के लोगों को दूसरे इलाकों में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा, कहीं और जाकर बसा दिया जाएगा, तो जिन बहुत सारे देशों के नाम आगे आ रहे थे उनमें से एक नाम, एक इलाका ये सोमाली लैंड भी था। अलग अलग रिपोर्ट्स में लगातार ये बताया जा रहा था कि मुमकिन है कि इसराइल और अमेरिका फ़िलिस्तीनियों को ये जो गाज़ा के इलाके से निकाल कर दुनिया के दूसरे इलाकों में भेजेंगे, तो उनमें से जो आइडियल लोकेशन होगी और जो पहली लोकेशन हो सकती है वो दरअसल यही सोमाली लैंड हो सकती है। अब सोमाली लैंड की जो गवर्नमेंट है वो तो हर चीज़ के लिए तैयार है, चाहे फ़िलिस्तीनियों को यहाँ पर लाकर बसा दिया जाए, चाहे इसराइल यहाँ पर अपने मिलिट्री बेसिस बनाए या जो कुछ भी करे, सोमाली लैंड कुछ भी करवाने के लिए तैयार है। उसको बदले में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो चीज़ है एक देश के तौर पर मान्यता मिलना। अब जब सोमाली लैंड को वो चीज़ मिल चुकी है तो वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार बैठा है। अब जो दूसरा अहम फ़ायदा है वो है हूतियों से निपटना। दरअसल 2023 से लगातार ये जो कुछ भी हो रहा था उसके बाद इसराइल को इस बात का तो एहसास हो गया है कि हूती क्या चीज़ हैं। उनसे निपटने के लिए उसको हज़ारों किलोमीटर दूर का लंबा सफ़र तय करके आना पड़ता था, जिसकी वजह से फिर वो सही तौर पर मुकाबला कर भी नहीं पाता था। मगर अब जब वो सोमाली लैंड में आकर बैठ जाएगा तो मानो हूतियों के सर पर आकर बैठ जाएगा। वो यहाँ से यमन के अंदर मौजूद हूतियों से जुड़ी हुई तमाम खुफिया जानकारियाँ तो इकट्ठा करेगा ही, ईरान से रिलेटेड भी जानकारियाँ इकट्ठा करेगा और अगर मौका लगा करेगा तो शायद यहाँ से लड़ाई भी लड़ लिया करेगा। इसके अलावा इसी जंग से इसराइल को ये रियलाइज़ भी हो चुका है कि ये जो पूरा रेड सी का इलाका है, हमेशा इसका महफूज रहना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके किसी भी दुश्मन ने इस इलाके को ब्लॉक किया, इसको बंद किया, तो इसराइल की इकोनॉमी पल भर के अंदर पूरी तरीके से हिल जाएगी। बस इसीलिए अब जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो सिर्फ हूती ही नहीं बल्कि उसके जितने भी दुश्मन हैं उनसे इस रेड सी के इलाके को महफूज रख सकेगा। मतलब उसका अपना जो ट्रेड का पूरा रोड है उसको बिल्कुल क्लियर बनाकर रख सकेगा। और सिर्फ हूती ही क्यों, आजकल तो इसराइल का असली टारगेट और जो असली शिकार है वो दरअसल टर्की बन चुका है। अपनी पिछली एक वीडियो में हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि आजकल ये देखा जा रहा है कि इसराइल ईरान से भी कहीं ज़्यादा टर्की को सीरियसली ले रहा है। उससे निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए वो ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर भी चुका है। जहां एक तरफ वो ग्रीस और साइप्रस जैसे टर्की के जो दुश्मन देश हैं उनको मिलाकर पूरा एक एक्सेस तैयार कर रहा है। अमेरिका के अंदर इस बात के लिए लॉबिंग कर रहा है कि टर्की को किसी भी हाल में F-35 नहीं मिलनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब वो सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज करने के बाद इस इलाके में भी, या ये कह सकते हैं कि टर्की के इस गढ़ में भी पैर पसारने की तैयारी शुरू कर चुका है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है ये टर्की का गढ़ समझा जाता है। ख़ास तौर से ये जो सोमालिया है ये टर्की के बहुत ज़्यादा क्लोज है। इन दोनों में भाई भाई का रिश्ता है। इन दोनों की आपस में न सिर्फ बहुत सारी डील्स हैं, इसके अलावा ये अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए भी सबसे ज़्यादा टर्की पर ही भरोसा करता है। मगर देख लीजिए कि जो सोमालिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, मतलब कि सोमाली लैंड, उसकी गोदी में आकर इसराइल बैठ चुका है। तो अब यहाँ पर मुमकिन है कि टर्की वर्सेस इसराइल की प्रॉक्सी वॉर देखने को मिले। इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर इस मुद्दे पर जो एक सबसे ख़ास चीज़ देखने को मिली वो ये कि पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया इस मुद्दे पर एकजुट नज़र आ रही है। आप देखिए कि ईरान, सऊदी अरबिया और टर्की जैसे देश भी इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम मुस्लिम देशों के साथ मिलकर इसराइल के इस कदम को, मतलब कि सोमाली लैंड को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करने को कंडेम कर रहे हैं। ज़्यादातर मुस्लिम देशों के मुताबिक, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि ये सोमालिया का ही हिस्सा है और एक आज़ाद देश नहीं बन सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यूएई और इस जैसे कुछ मुस्लिम देश ऐसे ज़रूर हैं कि जिनका अंदर ही अंदर इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा होगा। लेकिन क्योंकि मुस्लिम दुनिया में इस मुद्दे को लेकर एकजुटता इतनी ज़्यादा है कि ये देश के जिनका अपना फ़ायदा भी हो रहा है और जो चाहते हैं कि सोमाली लैंड एक अलग देश बन जाए, वो भी खुलकर इसका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर तो कंडेम ही कर रहे हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि इसराइल ने ये दांव तो बड़ा ज़बरदस्त चला है और उसको अपने इस दांव से बहुत सारी उम्मीदें भी लगी हुई हैं। लेकिन उसकी ये सारी तमन्नाएं तभी पूरी हो सकती हैं कि अगर उसके इस फैसले में, इस कदम में अमेरिका भी उसका साथ देने लगे। क्योंकि अगर इसराइल किसी भी तरीके से अमेरिका को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि आप भी सोमाली लैंड को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लो, तो फिर हम देखेंगे कि उस सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज करने वाले देशों की एक लंबी लाइन लग जाएगी कि जिसको पिछले 34 साल में एक भी देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ख़ास तौर से एक एक करके पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इसको फ़ौरन रिकॉग्नाइज
कर चुका होगा। लेकिन अगर अमेरिका ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो इसराइल का तो पता नहीं, लेकिन सोमालीलैंड के जो इसको अपनी पहली जीत के तौर पर देख रहा है उसके लिए मुसीबत ज़रूर खड़ी हो जाएगी। वो इस तरह से कि बिल्कुल पहले की तरह ही अब भी सोमालीलैंड को कोई नया मेंबर तो रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहा होगा। ऊपर से ये कि अब सोमालीलैंड अपने आप को पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल के साथ जोड़ चुका होगा। और सोमालीलैंड के इसराइल से जुड़ जाने के बाद उसके सामने डिप्लोमेसी की दुनिया में क्या बड़े चैलेंजेस होंगे ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मेरा पर्सनली ये ज़रूर मानना है कि बहुत जल्द हम देखेंगे कि अमेरिका भी इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। बल्कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अचानक से एक दिन पूरी दुनिया के सामने एक तस्वीर आए, जिस तस्वीर में बीच में ट्रम्प बैठे हों, एक तरफ सोमालीलैंड के लीडर हों तो दूसरी तरफ इसराइल के लीडर हों, और ट्रम्प के पास बीच में एक साइन की हुई फाइल हो। और ये फाइल कौन सी हो सकती है जानते हैं? ये फाइल उसी अब्राहम अकॉर्ड की हो सकती है कि जिस पर ऑलरेडी यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे कई मुस्लिम देश साइन कर भी चुके हैं। जी हाँ, वही प्रोजेक्ट, वही मंसूबा जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम देशों की तरफ से इसराइल को मान्यता दिलवाने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए पिछले कई सालों से चलाया जा रहा है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।